बताओ भी जल्दी, जिन क्वेश्चन में डाउट है फटाफट पूछते जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, अच्छा स्क्रीन शेयर ही नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में ये मॉलिक्यूल BF3, हाँ इसमें क्या दिक्कत है? सेंट्रल एटम वाला पार्ट बोरोन होगा, 3 फ्लोरीन को सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया और बाहर फ्लोरीन वाले पार्ट का ऑक्टेट पूरा करा दिए, तो बाहर फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बन गया, हो गया। सर इसका और कोई डाउट? स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग दिया हुआ है। अच्छा देख लेते हैं। बैक बॉन्डिंग दे रखा होगा, हाँ ठीक है, इसको इसमें दिमाग मत लगाना, ये बैक बॉन्डिंग का सवाल है। अगर ढंग से देखो तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन दे रखा है और उसके अलावा एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज दे रखा है। नीचे के केस में फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज, बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज दे रखा है। तो एक चीज बताया था तुम लोगों को कि हम लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड देकर प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया तो यहाँ डबल बॉन्ड और उसके अलावा प्लस माइनस चार्ज। अगर दूसरा फ्लोरीन अगर कंसिडर करते हैं तो इस केस में यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज। तीसरा फ्लोरीन कंसिडर करेंगे तो नीचे वाली साइड में प्लस माइनस चार्ज। अभी के लिए उसमें दिमाग मत लगाओ, ये BF3 का स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद और कोई डाउट? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा क्वेश्चन नंबर 6, NaBH4 वाले पार्ट में एक तो मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट को हमेशा आयनिक कंपाउंड के जैसा कंसिडर करना, Na+ और BH4-। तो इस केस में Na+ को बस सिंपली ऐसा लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और BH4- को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। और BH4- का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरोन सेंट्रल एटम, 4 हाइड्रोजन को हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस कर दिए, हाइड्रोजन वाले पार्ट का हम लोग बाहर से बॉन्ड बना दिए, और उसके अलावा ब्रोमीन वाला जो पार्ट है वो एक नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ बाहर में Na+ डाल दिए, NaBH4 का स्ट्रक्चर बन गया। और कोई डाउट? सर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में KCN दे रखा है, सेम चीज, K+ और CN-, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, और इसको ब्रैकेट में डाल दो, K+ को बाहर डाल दो। आयनिक बॉन्ड हमेशा ऐसे शो करते हैं हम लोग। और कोई डाउट? सर अगर सेंट्रल एटम पे प्लस या माइनस का साइन है तो उससे एटम को गेन या लूज करने का हम लोग को शो करना पड़ता है क्या? हाँ, तो शो करने का मतलब है कि हम लोग उसके बॉन्ड बनाने वाले टाइम पे उन सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए काम करते हैं पहले से ही। तो सर क्वेश्चन नंबर 16 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 16 16 वाले पार्ट में CO3 2- ये बोलो हाँ। मिली? ओके, तो कार्बन वाला पार्ट सेंट्रल एटम है, और लास्ट क्लास में एक चीज बताया था, अगर ऑक्सीजन है और माइनस चार्ज है तो O- बनाएंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 O- बनाएंगे। तो एक O-, दूसरा O-, दोनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड डाला, तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डाला, और कार्बन वाले पार्ट पे 4 बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनेट आयन। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, इसके अलावा और कोई डाउट? सर 19। और किसी को डाउट ही नहीं आया? मिली के अलावा कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कोई भी होमवर्क नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19 वाले पार्ट में CH3- दे रखा, तो कार्बन वाला पार्ट दे रखा, और कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज। नॉर्मली अगर ऑक्सीजन होगा तो वो माइनस बनाते हैं, अदरवाइज बाकी केसेस में हम लोग नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम के ऊपर डालते हैं। तो कार्बन के ऊपर टोटल हम लोग का 4 इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन वाले पार्ट को सिंगल सिंगल बॉन्ड से प्लेस कर दिया, तो इस केस में CH3 का फॉर्मेशन हो गया। और जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से बचा हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जब भी आएगा तो इस केस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन। CH3 माइनस बना सकते हैं आराम से। सर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाले पार्ट में BF4 माइनस मेंशन कर रखा है, तो सबसे पहला काम सेंट्रल एटम डिसाइड करो। तो बोरोन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। और इसके अलावा हम लोगों के पास बोरोन के ऊपर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट की जगह पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेंगे। और 4 फ्लोरीन है, चारों को सिमेट्रिकली प्लेस किया तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। और फ्लोरीन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, सबसे लास्ट में आता है नोबेलिक एसिड से जस्ट पहले, जिसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक ही बॉन्ड चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा कराने के लिए। तो बोरोन वाले पार्ट के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन होता तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए चौथा इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो बोरोन के ऊपर ही ऐड हुआ, उसके अलावा फिर चारों फ्लोरीन के साथ हम लोग उसका बॉन्ड बना दिए, तो BF4 माइनस बन जाएगा। और कोई डाउट? सर 46। क्वेश्चन नंबर 46 वाले पार्ट में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 वाले पार्ट में ClN3, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 में N3 का स्ट्रक्चर मालूम है, N3 के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में N के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और इनफैक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट जो एग्जिस्ट करेगा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट के बाद, जैसे उसको ऐसा समझो कि N डबल बॉन्ड N होता है सबसे पहला चीज। उसके बाद हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं किसी एक नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के ऊपर टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर एक N2 वाले पार्ट का लोन पेयर हम लोग कोऑर्डिनेट कर देते हैं, तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट होने का मतलब जो बाहर वाला नाइट्रोजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए एक ही बार में। अब इसके बाद इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आराम से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस से भी डिनोट करते हैं। तो N के साथ ये N ट्रिपल बॉन्ड N था, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसमें जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज, जिसके ऊपर लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुआ उसके ऊपर माइनस चार्ज, और उसके अलावा एक हाइड्रोजन। और एक चीज सोच के देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए नाइट्रोजन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ से, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके अलावा फिर हम लोग केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए खत्म कर लिए। तो इन 5 में से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लिया। इसका मतलब नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग आराम से 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर, दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा, बाहर वाले के ऊपर लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो जो HN3 है, इस चीज को हम लोग हाइड्राजोइक एसिड भी बोलते हैं, नाम थोड़ा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा हाइड्राजोइक एसिड। ये हाइड्राजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में H के साथ N, फिर उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N मेंशन कर रखे हैं। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन के जगह पे अगर हम लोग N ट्रिपल बॉन्ड N कंसिडर कर रहे थे, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके बाद हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन डाल दिया, तो ClN3 का स्ट्रक्चर बना देंगे आराम से। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? सर नाइट्रोजन के सीरीज में ही बस कंफ्यूजन हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला। नाइट्रोजन के सीरीज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से काफी कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बार बार आता जाएगा तो अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसकी निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट किसी को किसी भी स्ट्रक्चर में? अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं तो स्ट्रक्चर बना लेना, वरना आगे बहुत दिक्कत होगा, फिर हमको मत बोलना, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए काम करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आने वाला है। ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोच करके रखना, क्योंकि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो लेविस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जब हम लोग शेप वाला पार्ट पढ़ेंगे तो लेविस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। कोई शॉर्टकट इसके लिए काम नहीं करता, इनफैक्ट शॉर्टकट ज्यादा टाइम लगाता है। तो इसलिए लेविस स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाया है तो एक बार खुद से फिर से बना लेना। बाकी फिर हम लोग लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट के फॉर्मेशन के बाद क्या क्या देख चुके हैं अभी तक, एक मिनट,
ये तो लेविस स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास का पूरा टॉपिक था। फिर उसके बाद कोवेलेंसी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि हम लोग का जो बॉन्ड्स होता है वो बॉन्ड वाला पार्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट जो होता है उसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, और दूसरा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हम लोग उन सब चीजों की बात करते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी 1 मिनट। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग है बहुत सिंपल टॉपिक, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा, मतलब याद ही रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो आंसर गलत होगा। और क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल पॉइंट बहुत होते हैं। अगर एक्सेप्शनल पॉइंट है तो जो भी पॉइंट स्टार मार्क कराएंगे उसको दूसरे पेन से लिखा करना, अदरवाइज फिर बाद में काफी डिफिकल्टी होगा। अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो, थियोरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। Theories of covalent bond formation. चलो ध्यान दो। जैसे एक तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम लोग पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में कुछ सर्टेन टाइप के कंसेप्ट है, जिसमें एक हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट है। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग, जैसे एक चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट जस्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग दो तरह के बॉन्डिंग थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें से एक थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है और दूसरे कंसेप्ट वाले पार्ट को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला जाता है। हम लोग उसका शॉर्ट टर्म मेंशन कर रखे हैं वीबीटी और दूसरा एमओटी। और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग के पास दो कंसेप्ट होता है, जिसमें एक कंसेप्ट को हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बोलते हैं, और दूसरे कंसेप्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। एक्चुअल में दोनों के दोनों जो कंसेप्ट है उसमें ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग दोनों में चलता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है। तो वैलेंस शेल के थ्रू बॉन्डिंग हो रहा है और ओवरलैपिंग हो रहा है, ये दोनों केसेस में आएगा, मतलब पहले केस में भी आएगा दूसरे केस में भी आएगा। लेकिन बस एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जब हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करते हैं ओवरलैपिंग के लिए तो ऊपर वाले कंसेप्ट की बात करते हैं, लेकिन फिर हम लोग आगे जाके ऐसा मान के चलते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाना चाह रहा है वो ओवरलैपिंग में जाने से पहले मिक्सअप होगा, मिक्सअप होने के बाद कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराएगा, फिर जाके वो ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह का कंसेप्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में डिस्कस किया करते हैं। क्या होता है इस चीज को हम लोग आगे एक एक करके मेंशन करना शुरू करेंगे, बस ये डायग्राम थोड़ा सा नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग कुछ कुछ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इन सब चीजों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो हो गया था ना। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में काउंटिंग करना बताया था तुम लोग, केवल व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड व्हाट इज पाई बॉन्ड। अब ये बताना है कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, किन किन पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है सिग्मा बॉन्ड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किन किन पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है पाई बॉन्ड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या हो गया विशाल सर? चलो आगे पॉइंट नोट करना शुरू करो। सबसे पहला हेडिंग डालो अपने कॉपी में,
जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन काफी इंटेंसिव रहेगा, मतलब हम लोगों के पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हम लोग को ज्यादा काम का नहीं है काम का, उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स का डिस्कशन करना है। लेकिन जो भी हम लोग के सिलेबस का कंसेप्ट है 11th-12th में केमिस्ट्री का, उन सब में मोस्टली हम लोग 60-70% वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। इसलिए शुरू से लेकर अभी तक हम बार बार वैलेंसी वर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, यही सब वर्ड मेंशन करते चले जा रहे हैं। नोट कर लेना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है थियोरेटिकल जिनको नोट डाउन करना है तुम लोगों को, और नोट डाउन करने के बाद उन सब पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट, और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखने होंगे। नोट करते जाओ पॉइंट। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इस कंसेप्ट के हिसाब से केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं रहता है। ऑल्दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम में ये चीज समझ में आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग वैलेंस शेल से कुछ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, और जो जो पॉइंट स्टार मार्क करते जाएंगे इन सबको हो सके तो अलग पेन से लिखा करना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलो हम भी इसको अलग पेन से लिख देते हैं। सेकेंड पॉइंट नोट करो। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या वीबीटी कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली दोज ऑर्बिटल्स will undergo overlapping for bond formation, which have proper orientation। इसका मतलब क्या है आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चले जा रहे हैं। which have proper orientation। और इसके आगे वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से समझना, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, और इसके आगे भी कुछ कुछ पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस चीज का क्या सेंस बनता है। जैसे अगर हम लोग के पास ऑर्बिटल्स की बात करें तो हम लोग के पास एक तो एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, दूसरा पी ऑर्बिटल वाले पार्ट में डम्बल शेप। अब डम्बल शेप एक्स डायरेक्शन में हो कि वाई डायरेक्शन में हो कि जेड डायरेक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डम्बल शेप वाला पार्ट तो रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हुए चल रहे हैं। उसके अलावा फिर हम लोग का डी ऑर्बिटल वाला पार्ट होता है, और डी ऑर्बिटल वाले पार्ट के हम लोग शेप में डबल डम्बल वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर ऑर्बिटल एक्स और वाई के अलोंग है तो इस चीज को हम लोग डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोलते हैं। और दूसरा इसी टाइप का डबल डम्बल और भी होता है, लेकिन वो एक्सिस पे लाई नहीं करता। अगर यहाँ वाई और यहाँ एक्स एक्सिस है तो ऑर्बिटल बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसका नाम हम लोग डी एक्स वाई मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग का डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, बहुत सारे ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक और ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है जिस चीज को हम लोग डी जेड स्क्वायर बोला करते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों को इन ऑर्बिटल्स को यूज करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं, और ये वर्ड जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या है ये बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए अपने को। जब भी कभी हम लोग दो ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे तो केवल दो तरह का ओवरलैप पॉसिबल है, केवल दो तरह का ओवरलैप, जिसमें से एक को हम लोग हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब हम लोग का ये कंसिडरेशन होगा, तो दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन अगर ओवरलैपिंग इसके अलोंग है तो इस चीज को हम लोग हेड ऑन ओवरलैप बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग एंड टू एंड ओवरलैप भी बोला करते हैं। दोनों में से जो वर्ड यूज करना है आराम से यूज कर सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप। और दूसरा एक और ओवरलैप है जिसमें हम लोगों का ऑर्बिटल्स वाला पार्ट में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसको हम लोग ऐसा लिख देंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, INA।
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हम लोग का ओवरलैपिंग नहीं है, रेदर ऊपर ओवरलैपिंग है और नीचे ओवरलैपिंग है। तो हम लोगों का अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग है तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग लैटरल या फिर साइडवेज ओवरलैप बोल सकते हैं। अब उसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि मेरे एक हाथ ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है। अगर ये सामने सामने ओवरलैप किया तो इस चीज को हेड ऑन ओवरलैप बोलेंगे। अगर ये साइड वाइज ऐसा ओवरलैप किया तो इस चीज को हम लोग लैटरल या फिर साइडवेज ओवरलैप आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में बॉन्ड वाला पार्ट अगर ऐसा बनेगा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेड डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बॉन्ड जब भी बॉन्ड जब भी बनेगा तो इधर हेड ऑन ओवरलैप होगा या पैरेलल में साइडवेज ओवरलैप होगा। तो जब साइडवेज ओवरलैप होगा तो हम लोगों का उस केस में नॉर्मली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे मेंशन करेंगे इस चीज को, बट अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ओवरलैप होगा तो इधर हेड ऑन ओवरलैप होगा या साइडवेज ओवरलैप होगा। इसके अलावा कोई ओवरलैप नहीं माना जाता है। मतलब आइदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होगा या फिर उसके ऊपर और नीचे, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड ओवरलैप होगा। इस तरह का ओवरलैप हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट, मतलब दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसके एक तरफ ओवरलैप है बट दूसरी तरफ कोई ओवरलैप नहीं है। तो हम लोग के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक तरफ ओवरलैप, इस तरह का ओवरलैप हम लोग कंसिडर नहीं करते। इस चीज को हम लोग जीरो ओवरलैप के कैटेगरी में पुट अप कर देते हैं। जब भी ओवरलैप होना है तो ओवरलैप वाले पार्ट में हमेशा ओवरलैप आइदर हेड ऑन होगा, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग, या फिर साइडवेज ओवरलैप होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। इस तरह के कोई ओवरलैप को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, इस एक चीज का ध्यान रखना। तो पहले तो ये दोनों डायग्राम मेंशन कर लो, तीनों डायग्राम मेंशन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। सर तो किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैप होता है, उसके बाद फिर हेड ऑन होता है। आते हैं इस चीज के डिस्कशन पे। अभी हमको नहीं मालूम, अभी के लिए हम बस इतना मान के चल रहे हैं कि इस तरह का ओवरलैप होता है। जस्ट अगले वाले टॉपिक में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज थोड़ा नया टाइप का चीज है बट अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। जैसे जब भी कभी हम लोग एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल वाले पार्ट में अगर एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप, तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है हम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्म में रहता है। और बचपन में एक चीज सुना था कि वेव वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव स्टेप से मेंशन करते हुए चलते हैं हम लोग, मतलब एक्सिस के ऊपर गया तो पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे गया तो नेगेटिव, ऐसा मानते हुए चलते हैं। तो जब भी नॉर्मली एक वेव होता है तो उसमें प्लस साइन माइनस साइन टाइप का पार्ट एसोसिएट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वेव में हमेशा प्लस और माइनस दोनों हो, केवल प्लस भी हो सकता है, केवल माइनस भी हो सकता है। और एग्जैक्टली इसी चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग ऑर्बिटल्स में भी प्लस साइन माइनस साइन एसोसिएट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, स्पिन क्वांटम नंबर के प्लस हाफ और माइनस हाफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल हम लोग प्लस माइनस साइन उस वेव के पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट के लिए मेंशन करते हुए चल रहे हैं। तो अगर हम लोगों का एस ऑर्बिटल है तो इसमें प्लस साइन हो सकता है या फिर माइनस साइन हो सकता है। जब भी कभी एक पी ऑर्बिटल होता है तो पी ऑर्बिटल में एक साइड अगर प्लस है तो दूसरा साइड माइनस होता है। प्लस ऊपर या नीचे है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक साइड प्लस है तो एक साइड माइनस हो, तो मेरे मन पे है ना, मान लो जैसे पेन है मेरे हाथ में, तो इसको हम सामने से देख रहे हैं या फिर इसको उल्टा कर दे, तो मेरे लिए तो बात बराबर है तो पेन ही, बट हम देखने का नजर, मान लो हम पेन देख रहे हैं और हम उल्टा होके देख लिए, तो मेरे उल्टा होके देखने से हमको साइन उल्टा दिखने लगेगा। तो इसीलिए प्लस साइन किधर है या माइनस साइन किधर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक पार्ट अगर प्लस है, एक लोब, ये वर्ड हम यूज करेंगे आगे,
एक लोब अगर पॉजिटिव है तो दूसरा लोब नेगेटिव होगा। और जब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोगों का एक पार्ट अगर प्लस है तो उसका जस्ट बगल वाला पार्ट दोनों माइनस होता है, फिर उसके बाद एक और प्लस चार्ज होता है। तो इस केस में हम लोगों के डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में भी प्लस माइनस साइन एसोसिएटेड रह सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये जो हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले पार्ट का, इस प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये जो हम लोग हेड ऑन ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप बोले, इन दोनों के अलावा ये साइन वाला पार्ट भी मैच करना चाहिए। केवल वही लोब्स आपस में कंबाइन करके या ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे जिनका साइन सेम हो। अगर प्लस है तो प्लस के साथ कंबाइन करेगा, माइनस है तो माइनस के साथ कंबाइन करेगा। क्यों ऐसा करेगा उसके पीछे एक रीजन है, थोड़ा वेट कर लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आएगा तो वहां पे इस चीज का डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए बस ध्यान रखना है, तुमको याद रखना है, एक लोब जब दूसरे लोब के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा प्लस पार्ट प्लस के साथ कंबाइन करेगा, माइनस पार्ट माइनस के साथ कंबाइन करेगा। प्लस पार्ट माइनस के साथ कंबाइन नहीं करता है। अगर प्लस पार्ट माइनस के साथ कंबाइन करता हुआ हम लोग दिखाते हैं तो वहां पे हम लोग टर्म नेगेटिव ओवरलैप यूज करते हैं। जैसे ऊपर लिखा था जीरो ओवरलैप, सिमिलर टाइप से एक नया टर्म आ जाएगा नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, तीन तरह के ओवरलैप्स की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो इसके नीचे हम लोग कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम डिस्कशंस करते चले जा रहे हैं जिसको हम लोग को देखते हुए चले जाना है। जैसे मान लो अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में प्लस साइन है और दूसरे एस ऑर्बिटल में भी प्लस साइन है। तो जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो हम लोग ओवरलैपिंग को इस टाइप से डिनोट किया करेंगे। और उस केस में यहाँ पे अगर मान लो 1s होता, यहाँ भी अगर 1s होता, तो इस केस में 1s ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहा है। अब एक चीज सोच के देखना है यहाँ पे, अगर हम लोग इन दोनों में ओवरलैपिंग कराए तो दोनों के एटम्स का न्यूक्लियस को अगर ज्वाइन करे तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आया ओवरलैपिंग एग्जैक्टली उसी के ऊपर है। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है इसका मतलब हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो 1s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा मेंशन करते हम लोग चल रहे हैं पहले डायग्राम में। इस तरह के ओवरलैप को हम लोग आराम से पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हुए काम कर सकते हैं। ओवरलैप ठीक ठीक होगा इसमें आराम से। मान लो अगर ऐसा एग्जाम्पल दे रखा माइनस और दूसरे ऑर्बिटल में भी माइनस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे एक चीज भूल गए हम, अगर प्लस पार्ट प्लस के साथ कंबाइन किया तो दोनों में प्लस मेंशन करते हुए काम करना है। फिर अगर मान लो माइनस वाला ऑर्बिटल माइनस के साथ कंबाइन किया तो ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हुआ, इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे वापस से सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। मान लेते हैं एक ऑर्बिटल 1s है दूसरा ऑर्बिटल 2s है, तो अगर एक ऑर्बिटल 1s है और दूसरा ऑर्बिटल 2s है तो हम लोग का जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसको 1s 2s मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 1s 2s वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ओवरलैपिंग कराएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस चीज को भी हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप आराम से बोल सकते हैं। ये दोनों डायग्राम के बाद मान लो अगर हम लोग एक तीसरा डायग्राम ऐसा लेते हैं, माइनस और यहाँ पे प्लस, तो अगर एक माइनस वाले ऑर्बिटल के साथ एक प्लस वाला लोब कंबाइन करेगा तो इस तरह के केस में ओवरलैपिंग नहीं होता है। इस चीज को हम लोग नेगेटिव ओवरलैप बोला करेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, मतलब इस तरह का अगर ओवरलैपिंग होगा तो हम लोग टर्म नेगेटिव ओवरलैप लिखते हुए काम करेंगे। ऊपर में दोनों पॉजिटिव ओवरलैप था, नीचे वाले पार्ट में प्लस के सामने माइनस या माइनस के सामने प्लस, तो हम लोग नेगेटिव ओवरलैप वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तीनों एग्जांपल नोट करो, अभी 3-4 और भी एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। सर सिग्मा बॉन्ड क्यों लिए हैं? सिग्मा बॉन्ड इसके लिए क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप है। जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो लाइन को ज्वाइन करने वाला पार्ट, मतलब न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उस पे ही हम लोग को कॉमन एरिया दिखाई दे रहा, मतलब ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। खुशी, समझ आ रहा है चीज? है खुशी, आवाज आ रहा है?
और इन तीनों को नोट करने के बाद फिर हम लोग कुछ और भी डायग्राम मेंशन करेंगे। एक तो तुमको ये पार्ट हम अभी बता देते हैं, जैसे एक तो पाई बॉन्ड का एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं और जिसमें पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप दोनों दिखाएंगे। उसके बाद के डायग्राम्स को तुमको खुद से कंसिडर करना होगा। तो इस केस में जैसे मान लो अगर हम लोग ये डायग्राम मेंशन करते हैं, मान लो एक 2s ओवरलैप, सॉरी एक 2p ओवरलैपिंग है और दूसरा भी ऑर्बिटल 2p लेके चल रहा है, तो प्लस माइनस ऐसा मेंशन करते हुए चल रहा है। तो इस केस में जब हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर रहे होंगे तो प्लस के सामने प्लस है, माइनस के सामने माइनस है और दोनों का ओवरलैपिंग ऐसे सामने सामने पैरेलल ऑर्बिटल का ओवरलैप है। तो इस केस में जब पैरेलल ऑर्बिटल का ओवरलैप है तो हम लोग इसको इस तरीके से आराम से डिनोट कर सकते हैं। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर और नीचे अगर ओवरलैपिंग हुआ तो इस तरह के केस में हम लोग आराम से इस चीज को पॉजिटिव ओवरलैप बोल सकते हैं। और पॉजिटिव ओवरलैप के अलावा इस पर्टिकुलर केस में हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं, क्योंकि पैरेलल ओवरलैप है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप है, तो पाई बॉन्ड बनेगा पहला चीज। और उसी चीज में हम लोग टर्म में आराम से पाई बॉन्ड के अलावा 2p ऑर्बिटल दूसरे 2p से ओवरलैप कर रखा, तो पाई बॉन्ड फ्रॉम 2p ओवरलैप मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। और इसके आगे वाले डायग्राम्स को तुमको खुद से मेंशन करना है कि पॉजिटिव ओवरलैप होगा, नेगेटिव ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और जीरो ओवरलैप है तो जीरो ओवरलैप मेंशन करो। सर हमेशा सेम ऑर्बिटल ही कंबाइन करता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो एक एग्जांपल उसका ही मेंशन कर देता है। हम लोगों का अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ तो इस केस में हम लोगों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन मतलब स्फेरिकल एटम वाले पार्ट में या ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस था उसके सेंटर पे था और पी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस सेंटर पे था। न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ओवरलैपिंग है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ओवरलैपिंग में प्लस के सामने प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव ओवरलैप भी आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव ओवरलैप सबसे पहला चीज हो गया, और उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मान लेते हैं ये 2s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल है, तो इस केस में 2s और 3p का ओवरलैप आराम से कंसिडर किया जा सकता है। सर अगर राइट वाले लोब पर ये 2s अटैच रहता तो ये नेगेटिव हो जाता? क्या? अगर 2s वाला ऑर्बिटल 3p के राइट और राइट लोब पर अटैच तब रहता तब तो ये नेगेटिव, नेगेटिव? हाँ तब नेगेटिव हो जाता। और इसको नोट करने के बाद कुछ ऑर्बिटल्स के ओवरलैप का हम डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, तुम लोगों को खुद से बताते चले जाना है कि इस केस में पॉजिटिव ओवरलैप होगा, नेगेटिव ओवरलैप होगा, जीरो ओवरलैप होगा, सारा चीज बताते जाना है। जैसे और अगर पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी चीज मेंशन करना है।
और डायग्राम जैसा शो किया एग्जैक्टली उसी टाइप से कंसिडर करना। उस टाइप से कंसिडर करने का मतलब ये 8 नंबर वाले केस में डायग्राम ऐसा कंसिडर करना है। सर 8th का सेकंड वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव ले लो, वैसे कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से सोच के बताना है चला फिर से? सर, खुद से सोच के बताना है। तो इतने देर से हम क्या बोल रहे थे सर? सारा चीज हम ही बता दे तुमको। ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबरिंग में तो कहीं कोई गलती नहीं है, नहीं ठीक है। सर 8th में तो दोनों लोब से अटैच्ड है, तो किसको कंसीडर करें? तो यही तो बोल रही, ये चीज पता करना है तुमको उसके बारे में। एट और 10 नहीं बना सर, बाकी सारा बन गया। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 8 और 10 नहीं बना। अगर पहले वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो पहले वाले केस में हम लोगों का पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और पॉजिटिव ओवरलैप भी हम लोग के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि जो हम लोग ओवरलैपिंग है वो हम लोग के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग निकल के आएगा। तो इस केस में आराम से हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। 7 नंबर वाले पार्ट में प्लस के सामने माइनस है, तो इस तरह के केस में हम लोग आराम से नेगेटिव ओवरलैप वर्ड मेंशन कर सकते हैं। थर्ड वाले केस में इस तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, आइदर हेड ऑन होगा या फिर साइडवाइज होगा। इसमें हेड ऑन भी जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग भी ओवरलैप दिख रहा है, ऊपर नीचे भी दिख रहा है, तो ना हेड ऑन ओवरलैप है ना साइडवाइज ओवरलैप है। एस ऑर्बिटल में प्लस माइनस दोनों के साथ ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस तरह के ओवरलैप में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, इस चीज को हम लोग जीरो ओवरलैप मेंशन किया करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। फोर्थ वाले केस में प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, इसका मतलब नेगेटिव ओवरलैप मेंशन करेंगे। इस तरह के केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में फिर से सेम चीज, अगर ऑर्बिटल इस टाइप का रहेगा तो यहाँ पे हम लोग जीरो ओवरलैप मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में अगर इन दोनों को ज्वाइन करें, जैसे अगर मान लो ये डायग्राम को हम कंसिडर करें ऐसा, तो अगर ऐसा डायग्राम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के लिए गया तो इस केस में आराम से यहाँ पे मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे
न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले पार्ट को अगर कंसिडर करते हुए काम करे, उसको ओवरलैपिंग करते हुए काम करे, तो इस केस में हम लोग आराम से बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और माइनस के सामने माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। इनफैक्ट आगे जाने के बाद पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस तरीके का ओवरलैप मेंशन कर सकते हैं। तो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस अगर मेंशन करें तो यहाँ से हम लोग के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड वाले पार्ट में से एक चीज और भूल गए, पाई बॉन्ड में यहाँ पी ऑर्बिटल है और दूसरे वाले पार्ट में डी ऑर्बिटल है। तो जो हम लोग का पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड पी और डी के ओवरलैप से बनेगा, तो पी डी पाई बॉन्ड बोल सकते हो वहां पे हम लोग, या पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बोला जा सकता है। ये नाम लिखने का एक तरीका होता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऐसा पी पाई डी पाई, इसको हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड कौन कौन सा ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना, तो पी और डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना, इसलिए पी पाई डी पाई बॉन्ड बोला जा सकता है। इस केस में जो पाई बॉन्ड है वो डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना, तो इस केस में डी पाई बॉन्ड बोला जा सकता है आराम से। और इस पार्ट में अगर कोई डाउट है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक तो आराम से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो बेहिचक। सर नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड बनता ही नहीं है। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनता है। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ भाई, भारी चीज है, एक भी इसमें डाउट नहीं आया। गजब नालायक लोग हैं तुम लोग। सर हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे पाई बॉन्ड और कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ, तो पूछने क्या नहीं ये चीज, जैसे पाई बॉन्ड वाले पार्ट का मतलब, तुम लेट आई थी क्या क्लास में? यस सर। यस सर, लेट मत आया करो, बहुत मार मारेंगे तुमको। जब भी कभी हेड ऑन ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप मतलब दो ऑर्बिटल ऐसे सामने सामने ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे हम लोग आराम से सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे मान लो कि एक पी ऑर्बिटल है ऐसा सामने, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, तो अगर दोनों ऑर्बिटल ऐसा सामने से ओवरलैप करेगा तब उस केस में हम लोग वहां पे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और दोनों ऑर्बिटल अगर ऐसा पैरेलल ओवरलैप किया ऐसा, तो उस केस में इस चीज को पाई बॉन्ड बोलेंगे। लिखने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता है जो ऊपर डायग्राम में मेंशन भी किया है यहाँ पे, ये चीज। अगर न्यूक्लियस को, मतलब जैसे एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के न्यूक्लियस वाले पार्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन कंसिडर करें, तो उस केस में इस चीज को, मतलब इस लाइन को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला जा सकता है। हम लोग पहले ही वर्ड मेंशन कर चुके हैं ये चीज। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग आया, मतलब दो ऑर्बिटल ओवरलैप किए और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप किए, तो इस केस में हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। इस चीज को हेड ऑन ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप भी बोला जा सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, मतलब हेड ऑन ओवरलैप बोलो या फिर एंड टू एंड ओवरलैप बोल करके भी काम आराम से किया जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस दूसरे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर और नीचे ओवरलैप हुआ, तो अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होता है तब वहां पे हम लोग पाई बॉन्ड वर्ड मेंशन करना शुरू करते हैं। तो जब पैरेलल ऑर्बिटल का ओवरलैप में ऊपर और नीचे दोनों जगह ओवरलैप होगा, तो वहां पे हम लोग आराम से पाई बॉन्ड बोलेंगे। और अगर हेड ऑन ओवरलैप होगा तो वहां पे आराम से हम लोग सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैप आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ आया थोड़ा? यस सर। एक तो क्लास में लेट मत आया करो, नेक्स्ट क्लास से लेट आएगी तो हम फिर बताएंगे नहीं तुमको डाउट। और कोई डाउट किसी को, किसी भी पार्ट में? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को कंटिन्यू करना होगा। जैसे यहाँ तक जो अभी तक हम लोग पॉइंट मेंशन किए थे,
उन पॉइंट्स के अलावा मतलब एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, नोट करते चले जाओ। सेकंड नंबर वाले पार्ट के बाद थर्ड नंबर पॉइंट, ये भी स्टार मार्क कर सकते हैं। Only those orbitals will overlap which has one unpaired electrons with opposite spin. One unpaired electron with opposite spin. इसको हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे एक ऑर्बिटल वाला पार्ट है, अगर इसको दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग का सिंपल सा मतलब समझ लो कि हम लोग को दो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को कॉमन करना है। कॉमन करने का मतलब है कि हम लोग सिंपली बस ये कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं कि एक बॉक्स वाले पार्ट को दूसरे बॉक्स के साथ मर्ज अप करना है। तो जैसे ही एक बॉक्स वाला पार्ट दूसरे बॉक्स के साथ मर्ज अप हो जाएगा तो अपना काम हो जाता है, इससे ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना होता है। तो हम लोग इसको जब कॉपी में डिनोट करते हैं या फिर बुक्स वगैरह में डिनोट करते हैं तो ऐसा लिखा करते हैं कि एक ऑर्बिटल के जस्ट सामने दूसरा ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज होकर के, जैसे एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल दोनों आपस में कोलैबोरेट करके मर्ज कर जाएगा, तो जब दोनों मर्ज होंगे मतलब ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो इस चीज को हम लोग ओवरलैपिंग बोलेंगे। हम लोग बार बार ऐसा डायग्राम मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज को समझने के लिए केवल ऐसा मेंशन कर देंगे ये चीज, और इसी को हम लोग मर्जिंग के लिए कंसिडर कर लेंगे। मतलब दो ऑर्बिटल्स है, दोनों आपस में कोलैबोरेट कर गए, तो जब दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी है कि जो भी एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। तो जब भी ओवरलैपिंग होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। इस एक पॉइंट का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है थ्योरेटिकली। नोट कर लो इस पॉइंट को और डायग्राम को भी नोट डाउन कर लो। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग का फिर मेन पार्ट शुरू होता है, यहाँ से डिस्कशन वाला पार्ट। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाले पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, उन सब चीजों का डिस्कशन करना होता है हम लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट वाला पार्ट होता है, इन चीजों का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो उसमें जैसे H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, HCl मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, HF मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, इन सब के हम लोग बॉन्डिंग वाले पार्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और इन सब के बाद फिर हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट में जा सकते हैं। तो हम पढ़ाने का मन तो है मेरा, लेकिन फिर दिक्कत ये होगा कि हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों का कंपैरिजन एक ही साथ हमको बताना होता है। जब भी हम बताते हैं दोनों को हम एक ही साथ कंपैरिजन में बता रहे होते हैं। तो आज हम लेक्चर अगर शुरू करेंगे तो चीज कवर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम टाइम की वजह से लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इस पार्टिकुलर पार्ट में हम एक ही बार पूरा डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस करेंगे तुम्हारे बुकलेट के थ्रू। तो इस वजह से हम क्लास अभी के लिए यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग को होमवर्क देंगे और उन होमवर्क को तुम लोग को अच्छे से ट्राई करके आना है। कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, लेकिन उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ढंग से ट्राई करके देखना, और उसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, क्योंकि अगर वो पार्ट तुम लोगों को समझ में आ गया तो आगे बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में। एक मिनट हम केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट इसमें डाल लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 1, केमिकल बॉन्डिंग 1 मिला नहीं है ना तुम लोगों को बुकलेट? बताओ भाई कोई। हेलो? नहीं सर। ओके, तो ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 1 अगर नहीं मिला है तो हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं केमिकल बॉन्डिंग 1 अभी के लिए। शायद से इंजीनियरिंग वाला ही बुकलेट है, हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास शायद से वही बुकलेट पड़ा हुआ है।
एक मिनट, और तुम लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोगों को क्वेश्चन उनमें से अभी सॉल्व कर लेना है। केमिकल बॉन्डिंग जो सब्जेक्टिव वाला बुकलेट है वो दोनों का कॉमन है, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल का सब्जेक्टिव वाला बुकलेट कॉमन है, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पे तुम लोगों को भी शेयर कर दे रहे हैं। एक मिनट, और जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं उनको काफी अच्छे से ट्राई करना। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, काफी टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन अच्छे से अगर उसको समझ लिया तो आगे काफी चीजें आसान हो जाएंगी। एक मिनट, और इसमें थियोरेटिकल पार्ट भी दे रखा है, जिसको पढ़ना होगा थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ सकते हैं, मजा आएगा पढ़ करके। कुछ कुछ टॉपिक तो अपने से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत कहानी टाइप का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने से भी पढ़ने आना चाहिए टॉपिक तुम लोगों को। केमिकल बॉन्डिंग 1 वाले बुकलेट में एक्सरसाइज 1 दे रखा है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तुम लोगों को। जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बताते चले जाते हैं एक्सरसाइज 1 में, और सेम बुकलेट है, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल के बुकलेट में कोई डिफरेंस नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग का बुकलेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2, बुकलेट 1 के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करते जाना अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारा का सारा पार्ट लेविस स्ट्रक्चर वाला ही पार्ट है। उसके बाद ये सवाल की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में सारे क्वेश्चंस नहीं बनाना है, ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में जो मार्क कर रहे हैं उसको बनाना है। ए, बी, सी, डी, केवल ये 4 पार्ट ध्यान रखना इस चीज को कंसिडर करते हुए। वाई एक्सिस वाला पार्ट अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये 4 पार्ट कैसे होगा, तब फिर हम लोग उसके आगे वाले पार्ट की बात करेंगे। ये तुम्हारा केवल बुकलेट नंबर 1 का क्वेश्चन है होमवर्क में। और उसके बाद बुकलेट नंबर 2 में केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क करके भी रख सकते हैं अपने कॉपी में। रिवीजन के टाइम पे 2 साल के बाद इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 ये हम लोग कोवेलेंसी में डिस्कस कर चुके हैं। 57, 58, 59, 60। ऑल्दो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिस्कस करेंगे, बट आज एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 60, 66 नहीं, 66 नहीं, अभी नहीं, 66 नहीं, 77, 78, 91, 92,
ठीक है, अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला पार्ट क्या होता है इस चीज का डिस्कशन करेंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट था उन सब चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने लायक उसी तरीके के साथ साथ। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके।